हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। गाइस, आपको पता है कि हमने जीके एसएसबी के 10 सब्जेक्ट्स के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने हैं, जिसमें हमने 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर करके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब में डाल दिए। आरसीसी, हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। गाइज, वो जो एमसीक्यू हमने 60 कराए हैं, अगर आप सभी कर दो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप ज़रूर देखिएगा। आज हम शुरू करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट 1, जिसमें हम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15 करेंगे। चलिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए सॉइल विद परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट लेस देन 2 इज सुइटेबल फॉर क्रॉप्स। कह रहा है कि अगर कोई ऐसी मिट्टी है जिसमें क्ले की मात्रा 2% से कम है, तो वो मिट्टी किस तरह की फसल के लिए सुइटेबल मानी जाती है। तो गाइस, ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा 2% से कम हो, वो किसी भी तरह की खेती के लिए सुइटेबल नहीं है। सो गाइस, देखिए, इसी के क्ले में सॉइल में जो क्ले का कंटेंट है उसके हिसाब से जितने टॉपिक्स बनते हैं कराता हूँ। देखो, पहले टेबल में हमने परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट बताया, दूसरे में कि उस क्ले को हम क्या कहेंगे, तीसरा सुइटेबल क्रॉप, उस अगर मिट्टी में परसेंटेज ऑफ क्ले इतनी है तो वहाँ पे कौन सी फसल सही रहती है, और लास्ट में कि उस तरह की मिट्टी में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गाइज, अगर 2% से कम है तो वो सॉइल सुइटेबल नहीं होती किसी भी तरह की फसल के लिए। लेकिन अगर क्ले की मात्रा 2% से 8% तक है तो क्ले के हिसाब से उसको लाइट सॉइल कहते हैं, और वो सुइटेबल रहती है गेहूं के लिए, वीट, ग्राम एट्सेट्रा, और उसमें पानी हमें कम चाहिए इन फसल्स के लिए। अगर वही हमारा 10 to 20% हो क्ले कंटेंट, और उस सॉइल को हम नॉर्मल सॉइल कहेंगे, और वो सॉइल सुइटेबल होती है कॉटन, मेज़, वीट, वेजिटेबल्स के लिए, और इसमें पानी हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए जो 2 to 8% में था। अगर क्ले का कंटेंट 40% हो या उससे ज़्यादा हो तो उसको हम हैवी कहते हैं, और उसमें हमें जो सुइटेबल क्रॉप्स है वो शुगर कैन, राइस है, कॉटन है, और उसमें जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। अब गाइज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। फॉर इरिगेशन पर्पज द वैल्यू ऑफ पीएच वाटर शुड बी। इरिगेशन पर्पज के लिए जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए पानी की, इरिगेशन वाटर की, वो किस रेंज में होनी चाहिए। तो गाइज याद रखिएगा, जो भी पानी हम खेतों में लगाते हैं उसका पीएच 6 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 6 and 8.5। चाहे वो हमारा सरफेस सोर्स हो या हमारा सब सरफेस सोर्स हो, इसकी पीएच ये रेंज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच साल्ट प्रेजेंट इन वाटर इज हार्मफुल फॉर कल्टिवेशन पर्पज। कौन से ऐसे साल्ट्स पानी में मौजूद होते हैं, अगर हम उसको खेतों में लगाएं इरिगेशन वाटर की तरह, मतलब उसको यूज़ करें, तो वो हार्मफुल हो सकते हैं कल्टिवेशन पर्पज़ के लिए। गाइस, क्लोराइड और सोडियम हार्मफुल साल्ट माने जाते हैं, अगर वो पानी में मौजूद हैं तो उस पानी को इरिगेशन में यूज़ नहीं करते। इसके अलावा याद रखिएगा, लेकिन जो सोडियम साल्ट होता है ना गाइस, अगर किसी सैंडी सॉइल जिसकी ड्रेनेज अच्छी है तो वो ऐसे वाटर से इरिगेट हो रही है जिसमें सोडियम की मात्रा 85% है, तो थोड़े टाइम यूज़ होने के बाद, मतलब 3-4 महीनों के बाद, वो ऑलमोस्ट इम्परमेबल बन जाएगी। सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज बिकम्स इम्परमेबल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज इफ इट इज इरिगेटेड विद ए वाटर कंटेनिंग 85% सोडियम। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। द वाटर कंटेंट एट विच प्लांट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ इज कट। मतलब वो वाटर कंटेंट सॉइल का जिसके बाद जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ें पानी को नहीं यूज़ ला सकती अपने ग्रोथ के लिए, तो उस वाटर कंटेंट को कहा जाता है इरिगेशन में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए गाइस, एक और पॉइंट होता है सैचुरेशन कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्स टू फिल अप द पोर स्पेस इन द सॉइल पार्टिकल्स बाय रिप्लेसिंग ऑल एयर हेल्ड इन पोर स्पेस। सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है कि अगर मिट्टी है उसमें जितने भी एयर वर्ड्स हैं, अगर उनकी जगह हम पानी डालें तो कितना पानी वो स्टोर कर सकती है किसी मतलब वॉल्यूम में। मान लो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है और उसमें मान लो जितना भी पानी लगता है तो वो हमारा सैचुरेशन कैपेसिटी होता है। इसको हम टोटल कैपेसिटी या मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए गाइस, 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है हमारा फील्ड कैपेसिटी, ये होता है मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज़ रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर, इट डिपेंड्स अपॉन पोरोसिटी एंड कैपिलरी टेंशन। सैचुरेशन कैपेसिटी तो हो गया कि कितना पानी उसमें लग सकता है, लेकिन जितना लगेगा उसमें से कुछ हमारा ड्रेन आउट हो जाता है ग्रेविटी की वजह से।
तो सारा पानी ग्रेविटी के बाद जाने के बाद जो खेत में बचता है उसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। और अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो ये क्या होता है कि कितना पानी मौजूद है, और डिफरेंस होगा ये फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का। देखो गाइज आपको एक टेबल की फॉर्म में समझाता हूँ। ये मान लो टोटल हमारी जो सॉइल है उसमें पानी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉइल होगा जब इतना पानी होगा। फील्ड कैपेसिटी में जो वाटर ड्रेन आउट हो गया उसके बाद जो बचेगा, मान लो इतना पानी हमारा जो है ड्रेन आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे मान लो ये जो परसेंटेज ऑफ वाटर है ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इससे नीचे वाला ये जो पानी है ये प्लांट्स अपनी यूज़फुल लाइफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और इन दोनों के बीच का जो वाटर है इसको कहते हैं अवेलेबल मॉइस्चर, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद जो पानी होता है उसको अनअवेलेबल मॉइस्चर कहते हैं। आई होप गाइज ये पॉइंट्स आपके क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइज, द वाटर विच एग्जिस्ट इन द पोरोस स्पेस ऑफ सॉइल। मैंने आपको अभी बताया था जो पोरोस स्पेस में पानी होता है सॉइल की उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, और यही पानी है जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा सॉइल में हमारा दो तरह का और मॉइस्चर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, एक हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर को हम सुपरफ्लूअस वाटर भी कहते हैं, और ये पानी प्लांट ग्रोथ अपनी लाइफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या होता है कि जैसे हमने पानी लगाया खेत में और कुछ पानी हमारा ग्रेविटी के थ्रू चले गया, इसीलिए इसको सुपरफ्लूअस वाटर भी कहते हैं। एक होता है गाइज हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये वाटर पानी जो हमारे पौधे होते हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी ग्रोथ के लिए। तो याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछता है कि बाय द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सा ऐसा वाटर है जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, तो वो होता है हमारा कैपिलरी वाटर। अब गाइज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। द ड्यूटी डी ऑफ ए क्रॉप इज़ 432 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी नहर की या किसी फसल के लिए जो ड्यूटी है किसी नहर की, कैनाल की, वो दी है 432 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। वन द बेस पीरियड बी ऑफ द क्रॉप इज़ 100 डेज। अगर कहता है कि बेस पीरियड क्रॉप का 100 डेज है तो डेल्टा उसी क्रॉप का क्या होगा। देखो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में भी काफ़ी बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है। देखो डेल्टा बेस पीरियड और ड्यूटी का रिलेशन होता है, याद रखना, जो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। बी जो है बेस पीरियड है, डी जो है डेल्टा है। और देखो यहाँ से हम डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा भी यही हो जाएगा 8.64 बी अपॉन ड्यूटी। तो 8.64 बी हमारा 100 डेज में है तो यूनिट डेज याद रखिएगा। और ड्यूटी हमारा होता है हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, दिया हुआ था 432। तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो भी मीटर में आती है 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर। मतलब जो ड्यूटी क्रॉप के लिए इतनी चाहिए, बेस पीरियड अगर इतना है तो उस फसल का जो डेल्टा होगा, मतलब उसमें पानी जो चाहिए ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के दौरान 200 सेंटीमीटर चाहिए। गाइज अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप याद रखिएगा। देखो सबसे पहले बेस पीरियड क्या होता है, टाइम इन डेज फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग। ये टाइम होता है कि कितना टाइम लगा, मतलब फर्स्ट वाटरिंग आपने किसी फसल को कब दी थी, वहाँ से टाइम काउंट किया जाता है इन डेज टू द लास्ट वाटरिंग, इसको कहते हैं बेस पीरियड। और फर्स्ट वाटरिंग को हम पेलियो इरिगेशन कहते हैं। क्रॉप पीरियड क्या होता है, ये होता है टाइम इन डेज फ्रॉम सोविंग टू इट्स हार्वेस्टिंग, मतलब फसल लगने से फसल कटने के बीच के जो दिन है उस वक्त को क्रॉप पीरियड कहते हैं। और डेल्टा क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड मतलब फसल के खेत में रहने के दौरान उसमें पानी कितना चाहिए। मान लो फर्स्ट टाइम आपने इरिगेशन की 10 सेंटीमीटर, दूसरी बार 12 सेंटीमीटर, तीसरी बार, तो वैसे वैसे जो टोटल डेप्थ बनती है उसको कहते हैं डेल्टा। और ड्यूटी होता है कि कितना मतलब हेक्टेयर्स एरिया 1 क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज इरिगेट कर सकते हैं। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, इतना हेक्टेयर्स 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, मतलब हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, या वॉल्यूम ऑफ वाटर पर हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए, या डेप्थ ऑफ वाटर ओवर एरिया। तो ड्यूटी के ये तीनों यूनिट्स बनते हैं, कई बार ये भी पूछते हैं। और कोर वाटरिंग क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट वाटरिंग फसल को दिया जाता है उसको कोर वाटरिंग कहते हैं, या उसको पेलियो इरिगेशन भी कहते हैं। अब गाइज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर ऑफ ए क्रॉप। जो कंजप्टिव यूज़ होता है फसल का, ठीक है, पानी मतलब फसल द्वारा पानी का, वो क्या होता है, जो कंजप्टिव यूज़ होता है किसके बराबर होता है। देखो प्रेसिपिटेशन, बारिश जितनी हुई, प्लस इरिगेशन जो हमने खुद से पानी लगाया फसल को,
मेजर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर यूनिट एरिया आर मेजर डेप्थ ऑफ वाटर ओवर एन इरीगेटेड एरिया। तो कंसेप्टिव यूज़ क्या होता है हमारा, ये होता है सम ऑफ प्रेसिपिटेशन प्लस इरिगेशन, टोटल कितना पानी फसल ने इस्तेमाल किया अपनी ग्राउथ के लिए इन टर्म्स ऑफ डेप्थ और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गाइस, द ड्यूटी ऑफ इरीगेशन वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द वाटर फ्लोज। जो ड्यूटी होती है इरीगेशन वाटर की वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारा पानी फ्लो करता है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये स्टेटमेंट पूछ रहा था, इसने पूछा कि जो ड्यूटी है इरिगेशन वाटर की क्या वो बढ़ती है जैसे पानी फ्लो करता है। जैसे हमारा कैनल, हमारे रिवर स्ट्रीम से हमने कैनल निकाली, ठीक है, वहाँ से मेन कैनाल आई, वहाँ से हमारा ब्रांच कैनाल में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल में जाएगा, जो फील्ड कैनल है उनमें जाएगा। तो बोला जो पानी कैनाल की ड्यूटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो वो जैसे जैसे पानी बढ़ता है, जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे हमारी ड्यूटी भी बढ़ती है। गाइज अगर इसको मैं समझाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो बस याद रखिए आप, ड्यूटी कैनाल वाटर की सबसे ज़्यादा होती है फील्ड चैनल में, जहाँ पे वो डायरेक्ट खेत को पानी देता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्यूटी होती है। और इसके अलावा ड्यूटी होती है किसके बराबर है, एरिया क्रॉप इरीगेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर ग्राउथ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए गाइज, आउटलेट डिस्चार्ज ऑफ ए पार्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाय। जो आउटलेट डिस्चार्ज है वो कैसे निकालते हैं, तो आउटलेट डिस्चार्ज किसी भी क्रॉप का निकालना हो तो कितने एरिया में वो क्रॉप लगी है और कैनाल का आउटलेट फैक्टर क्या है, तो यहाँ से आउटलेट डिस्चार्ज हमें मिल जाता है। तो जो आउटलेट फैक्टर है ये एक्चुअली ड्यूटी होती है आउटलेट पे कैनाल की, मतलब आउटलेट फैक्टर को आप ड्यूटी कह दो कैनाल की एट आउटलेट, ये आउटलेट फैक्टर एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गाइस हमारा, यहाँ पे पूछ रहा है द कोर डेप्थ फॉर राइस इज 190 mm एंड कोर पीरियड इज 14 days, द आउटलेट फैक्टर फॉर दिस विल बी। देखो कोर डेप्थ कहा है इसने 190 mm और उसी के दौरान कोर पीरियड जो है वो 14 दिन है, तो आउटलेट फैक्टर इस राइस के लिए क्या होगा, मतलब ड्यूटी क्या होगी कैनाल के आउटलेट पे। देखो ये वही रिलेशन लगेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 B/D, बट हमें आउटलेट फैक्टर मतलब ड्यूटी निकालनी है तो इट विल बी इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन डेल्टा। तो देखो कोर पीरियड के दौरान जो डेप्थ ऑफ वाटर है हम उसको डेल्टा मान देंगे, वो हो जाएगी 190 mm डिवाइडेड बाई 1000 0.19, और इसी के दौरान 14 दिन को हम बेस पीरियड मान देंगे 14। तो यहाँ से जो आउटलेट फैक्टर है या ड्यूटी है कैनाल की 637 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए गाइज, फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे वीट द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड इज। देखो हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, जैसे हम पानी खेतों में लगाते हैं, तो अगर फसल ऐसी है कि जो क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, जैसे गेहूं होता है वो क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स में आता है, तो उसमें हमें किस तरह से इरिगेशन करनी चाहिए, तो गाइस इसका सही आंसर है बॉर्डर फ्लडिंग। देखो मैं आपको बताता हूँ कितने तरह के हमारे जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो होते हैं, वो याद रखिएगा। देखो गाइज मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ सॉइल, स्लोप ऑफ द ग्राउंड एंड अवेलेबल सप्लाई। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर। देखो कौन से तरीके से हम खेत में पानी लगाएंगे ये डिपेंड करता है फसल कौन सी है, ठीक है, उसके अलावा मिट्टी कैसी है वहाँ की, स्लोप कैसा है ग्राउंड का, पानी जो है या जो सोर्स है वो कौन सा अवेलेबल है, और जो डिफरेंट मेथड्स है इरिगेशन के वो कौन से हैं। देखो फ्री फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग है, चेक फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग है, फ्यूरो फ्लडिंग है और स्प्रिंकल फ्लडिंग है। देखो फ्री फ्लडिंग को अनकंट्रोल्ड या वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं, काफ़ी बार एसएससी में आया है क्वेश्चन कि अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग का दूसरा नाम क्या है, या नीचे ऑप्शंस होते हैं किसको कहते हैं। देखो गाइज ये तब इस्तेमाल होता है अगर हमारे पास स्टीप लैंड है, बहुत ज़्यादा ढलान है, और बॉर्डर फ्लडिंग में जो खेत हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे 100 to 400 मीटर लेंथ और विड्थ में 9 से 18 मीटर, तो उनको थोड़ा सा साइडों से बॉर्डर दिया जाता है ताकि हल्का सा पानी उनमें रुके। तो ये होता है क्लोज्ड क्रॉप्स के लिए, जैसे गेहूँ के लिए।
तो चेक फ्लडिंग उन फसल्स के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें पानी को हमें रुकाना है कुछ टाइम के लिए। जैसे धान की खेती होती है तो वहाँ से हम चारों तरफ से बहुत ज़्यादा बॉर्डर देते हैं जिससे पानी उसमें रुक सकता है या घना होता है, इसलिए चेक फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग हमारी चेक फ्लडिंग की तरह ही होती है, लेकिन ये इस्तेमाल होती है ऑर्चर्ड्स के लिए, मतलब फ्रूट्स के लिए। देखो जिसमें अलग अलग फ्रूट के लिए अलग अलग बेसिन बना होगा। फ्यूरो फ्लडिंग होता है जैसे ये सूटेबल होती है मेज़ के लिए, शुगर केन के लिए, पोटैटोज़ के लिए, ग्राउंडनट के लिए। इसमें फ्यूरोस बनाई जाती है और फ्यूरोस के बीच में जो पोर्शन है उसमें क्रॉप लगती है। स्प्रिंकल फ्लडिंग तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास जो लैंड ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हमारा वेस्ट होता है पर्कुलेशन की वजह से, तब स्प्रिंकल फ्लडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें नोजल्स के थ्रू पानी को दिया जाता है। सो गाइज आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज़ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वीट क्रॉप। वीट क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट मतलब ओवरऑल डेल्टा उसको कितना चाहिए उसकी ग्राउथ के दौरान 45 to 65 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। देखो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर वीट इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ 13.5 सेंटीमीटर। भारत के नॉर्थ के प्लेन मैदानों में जो ऑप्टिमम डेप्थ है ना कोर वाटरिंग की, गेहूं के लिए 3.5 सेंटीमीटर ली जाती है जो फर्स्ट वाटरिंग होती है। इसके अलावा कोर वाटरिंग फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू क्रॉप्स व्हेन इट हैज ग्राउंड फ्यू सेंटीमीटर्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यही वैल्यू फर्स्ट वाटरिंग जो राइस के लिए है वो होती है 19 सेंटीमीटर और गन्ने के लिए शुगर केन के लिए 16.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट तंबाकू क्रॉप्स की देखिए 40 to 60 सेंटीमीटर। ये ओवरऑल डेल्टा है, मतलब उनकी ग्रोथ पीरियड के दौरान इतना पानी चाहिए। और वाटर रिक्वायरमेंट राइस क्रॉप की होती है 90 to 130 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इवेपोट्रांसपायरेशन। देखो इवेपोट्रांसपायरेशन क्या होता है, जैसे खेतों से पानी कुछ इवेपोरेशन से जाता है और कुछ पेड़ पौधों के पत्तों से जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इस कम्बिनेशन को, इस कंबाइंड प्रोसेस को इवेपोट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो लाइजीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे इवेपोट्रांसपायरेशन मेजर की जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा पोटोमीटर होता है, ये मेजर करता है सिर्फ ट्रांसपायरेशन को। हाइड्रोमीटर मेजर करता है रिलेटिव डेंसिटी को और क्रिस्कोग्राफ मेजर करता है प्लांट की ग्रोथ को। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना है। इसके अलावा गाइस ये देखिए इंपॉर्टेंट टेबल है कि कौन सी फसल में कितना डेल्टा चाहिए, मतलब पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी चाहिए। देखो जो राइस है इसमें 90 to 130 सेंटीमीटर हमने पढ़ा, गेहूं में 45 to 65, मेज़ में भी 45 to 65, शुगर केन में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए 180 to 240 सेंटीमीटर, ग्राउंडनट में 40 to 50 सेंटीमीटर, कॉटन के लिए 65 to 90 एंड सनफ्लावर के लिए 35 to 40। इसमें जो फर्स्ट 4 है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं। इसके बाद हमने मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ा जैसे फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग। तो इनकी सूटेबिलिटी किस क्रॉप्स के लिए, फ्री फ्लडिंग सूटेबल होता है स्टीप लैंड्स के लिए, याद रखिएगा। बॉर्डर फ्लडिंग क्लोज क्रॉप्स जैसे गेहूं के लिए। चेक फ्लडिंग होता है जो क्रॉप्स पानी को कुछ टाइम रोकना होता है। बेसिन फ्लडिंग ऑर्चर्ड्स के लिए। फ्यूरो फ्लडिंग आ गया पोटैटो, शुगर कैन, ग्राउंडनट। और स्प्रिंकल फ्लडिंग आ गया अनइवन लैंड्स के लिए। इसके अलावा गाइज क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द हाइड्रोलॉजी साइकिल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। जो हाइड्रोलॉजी साइकिल है उसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें होता है प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ए प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी mm पर आवर वर्सेस टाइम आवर में एक्स एक्सिस पे इज नाउन एज, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो रेनफॉल इंटेंसिटी mm पर आवर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है और टाइम आवर्स में एक्स एक्सिस पे, तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं गाइज, याद रखिएगा। उस ग्राफ को कहा जाता है हाइटोग्राफ। देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं आवर्स में या डेज में, और यहाँ पे इंटेंसिटी और यहाँ पे mm पर आवर में। तो इस ग्राफ को, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को हाइटोग्राफ कहते हैं, याद रखिएगा। एक हाइड्रोग्राफ होता है, लोग अक्सर हाइटोग्राफ और हाइड्रोग्राफ को एक ही कहते हैं। हाइड्रोग्राफ हमारा ग्राफ होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम पे, मतलब इस एक्सिस पे हमारा टाइम होगा, ठीक है, मंथ में हो सकता है, डेज में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, और इस एक्सिस पे डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम हाइड्रोग्राफ और रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम
हमारा हाइड्रोग्राफ। एक यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ इज रिजल्टेड फ्रॉम ए रेनफॉल, मतलब कितनी बारिश चाहिए 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ किसी कैचमेंट में प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस ग्राफ को हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। देखो एक होता है हमारा ईयर वाइज हाइड्रोग्राफ, मतलब रिवर्स में डिस्चार्ज मेजर किया जाता है विद टाइम। तो जो ईयर वाइज हाइड्रोग्राफ है वो इन्फॉर्मेशन देता है ड्रॉट की, मतलब किस टाइम पानी सबसे कम था। और डे वाइज हाइड्रोग्राफ अगर रिकॉर्ड करें तो ये आइडिया देता है फ्लड की ड्यूरिंग मंथ। और देखो गाइज ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है ये दिया था शर्मन ने 1932 में। इन्होंने एक्सप्रेस किया था यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रिंसिपल को। और यूनिट हाइड्रोग्राफ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है रन ऑफ के एस्टिमेशन के लिए। तो गाइज ये थे हमारे फर्स्ट 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे।